गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था कैश बुक से रिलेटेड, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को याद है कि हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन भी सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड है। देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन विवेक रॉयस सिंगल कॉलम कैश बुक। आपके सामने जो ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं इनको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो यहां पे आपको मेंटेन करनी है कैश बुक। फॉर्मेट आप लोगों को सबको याद है। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले आप लिखेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास आएगा जर्नल फोलियो और अमाउंट। अगेन क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। ये आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन को कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड करना है। पहली बात, केवल और केवल वो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे विच बिलोंग्स टू कैश, यानी कि जिस ट्रांजेक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंडली, आप अपनी कैश बुक में ट्रांजेक्शन को जब भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में टू वर्ड का यूज, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड का यूज और हमेशा अपोजिट अकाउंट का नाम लिखकर। देखो जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले 2017 1 मार्च को ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। अब आप देखो कि ये एक नया पॉइंट है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। आप लोगों को ध्यान हो कि पिछले क्वेश्चन में जब हमने कैश बुक बनाई थी तो उसमें हमने डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एट द एंड ऑफ मंथ यहाँ पे क्या निकाला था, बैलेंस निकाला था। क्या होता है कि किसी भी मंथ के एंडिंग पे आप जैसे डेबिट साइड में सभी रिसिप्ट्स को दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट को दिखाते हैं और लास्ट में दिखाते हैं कि रिसिप्ट से पेमेंट का अमाउंट लेस करने के बाद आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है। वो बैलेंस आपका कंटिन्यू रहता है फॉर द नेक्स्ट पीरियड। अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे क्या होता है कि किसी भी मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो ये कह रहे हैं कि 1 मार्च को आपके पास कैश इन हैंड 82,000 था, यानी कि आपके पास 80,000 रुपीज 82,000 का कैश का बैलेंस था। कैश का जो बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो आप डेबिट साइड में 2017 1 मार्च, सबसे पहले डेबिट साइड में टू वर्ड का यूज किया जाएगा। यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपके पास बचेगा 82,000 का। इसके बाद 5 मार्च को आगे ये कहते हैं गुड्स परचेज रुपीज 20,000। भाई हमने 20,000 रुपीज की गुड्स खरीदी। अगर हम 20,000 की गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स खरीदने की हमारी एंट्री क्या बनती है, माइंड में एंट्री को रखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप देखो इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आप इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड में 2017 5 मार्च, 2017 5 मार्च यहां पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज की जा रही है, 20,000, 20,000। इसके बाद 10 मार्च को अगला ट्रांजेक्शन ये कहते हैं कि गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश। हमने गणेश से गुड्स खरीदी है 10,000 की। अब आप देखो कि इस ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम दिया हुआ है कि गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये क्लियर है कि दिस ट्रांजेक्शन इज इन क्रेडिट। भाई ये ट्रांजेक्शन आपका क्रेडिट में, और हमें पता है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन को हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जब पार्टी का नाम दिया होता है कैश वर्ड नहीं होता, तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एंट्री यहाँ पे होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गणेश।
कहीं पर भी कैश पे इफेक्ट नहीं है तो आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश। हमने लक्ष्मी से 50,000 रुपीज की गुड्स कैश में खरीदी। अब आप देखो इस ट्रांजेक्शन में क्लियर वर्ड मेंशन है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश, कैश में खरीदी गई है। तो इसका मतलब आप इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा? गुड्स और कैश पे। गुड्स खरीदने के लिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में 15 मार्च को दोबारा से बाय परचेज अकाउंट। कितने के गुड्स आपने परचेज किए लक्ष्मी से कैश में? 50,000, 50,000 रुपए की। इसके बाद 18 मार्च को आगे कहता है कि गुड्स सोल्ड फॉर ₹25,000। भाई हमने 25,000 रुपीज की गुड्स सेल आउट किए। हम 25,000 की गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, कहीं पर भी पार्टी का नाम नहीं है, इसका मतलब कैश में बेच रहे हैं। कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है। क्या एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की जा रही है कैश में? 25,000, 25,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सरस्वती। सरस्वती को हमने गुड्स सेल आउट की। अब यहां पे भी देखो पार्टी का नाम है, कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट में। सरस्वती को गुड्स क्रेडिट में सेल आउट कर रहे हैं, सरस्वती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहीं पर भी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो आप इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। अब यहाँ पे क्लियर वर्ड कह रहा है गुड्स सोल्ड टू देव बट इन कैश, कैश में सेल आउट की जा रही है। जब कैश में गुड्स सेल आउट की जा रही है तो आपका उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, सीधा सा कैश आ रहा है, गुड्स जा रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल की जा रही है बेटा? आपने सेल की है 15,000। ठीक है। अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम सरस्वती ₹30,000। भाई सरस्वती नाम की जो पार्टी है उसके हम पैसे मांगते थे, उसने हमें 30,000 की पेमेंट की। आप सरस्वती से 30,000 रुपीज रिसीव कर रहे हैं कैश और सरस्वती पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश आ रहा है डेबिट, सरस्वती आपको पेमेंट कर रही है, सी इज ए गिवर, गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट, कैश टू सरस्वती। तो इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश आपके पास क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा? टू सरस्वती। कैश के डेबिट साइड में कितना पैसा? 30,000, 30,000। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क ₹10,000। भाई जो ऑफिस का क्लर्क है उसको हमने 10,000 रुपीज सैलरी के पे की। तो यहाँ पे क्लर्क से कोई मतलब नहीं है, आपके बिजनेस में सैलरी एक एक्सपेंस है, वो मैटर करता है। सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, क्या करोगे? डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। तो 31 मार्च को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में बाय सैलरी अकाउंट। आपने कितने अमाउंट की सैलरी पे की है? 10,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पेड ऑफिस रेंट ₹5,000। भाई ऑफिस के लिए हमने 5,000 रुपीज का रेंट पे किया। देखो रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को तो करते हैं डेबिट, पेमेंट कैश में जा रही है, कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट। रेंट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में बाय रेंट अकाउंट। कितने अमाउंट का रेंट आपने पे किया? 5,000 रुपीज। ठीक है। आपने इस तरीके से डिफरेंट ट्रांजेक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। अब है इनको बैलेंस करना। अब हम लास्ट में क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करेंगे। टोटल देखिए कितना आता है हमारे पास? 45, 70, 1,52,000। भाई डेबिट साइड का टोटल तो आता है 1,52,000 और क्रेडिट साइड का टोटल अगर देखा जाए 70, 80, 85,000। 152 में से 85,000 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 67,000 रुपीज बचेंगे। और कौन सी साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है। तो इस 67,000 के बैलेंस को लास्ट ऑफ द मंथ 31 मार्च
यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस कैरीड आउट। कितने का बैलेंस आ जाएगा? 67,000। टोटल करोगे 152, इस साइड का भी टोटल करोगे 1,52,000। तो ये आपके पास सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है बेटा, देखो बेटा इस तरीके से आप लोगों को सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। अब इसके बाद हमारे पास अगला जो सिंगल कॉलम कैश बुक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने से पहले एक टॉपिक आता है छोटा सा, डिस्काउंट का। देखो अगला जो क्वेश्चंस करेंगे उससे पहले एक टॉपिक को क्लियर कीजिए, दैट इज डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट का मतलब तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ ही है। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि एनी कंसेशन इन प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। भाई प्राइजेस में दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का कंसेशन डिस्काउंट कहलाता है। प्राइजेस में दिया जाने वाला किसी भी प्रकार का कंसेशन डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि ट्रेड डिस्काउंट विल ओनली बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइस, नाइदर इट विल बी डेबिटेड नॉर इट विल बी क्रेडिटेड। भाई अगर आपने 10,000 रुपीज की गुड्स को खरीदा हो या बेचा हो, परचेज करो या सेल करो 10% डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट पे, तो आपको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट तो केवल ये होना है कि इट विल बी सब्ट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइस। ना आप उसको कहीं डेबिट करते, ना आप उसको कहीं क्रेडिट करते। लेकिन साथ के साथ में आपके पास 10% का कैश डिस्काउंट भी है। मान लीजिए आप गुड सेल आउट कर रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का कैश डिस्काउंट है और पूरी पेमेंट आपको कैश में मिल रही है। तो आपको पता है कि जैसे 10,000 में से पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कितना अमाउंट बचा? 9,000। वो पार्टी हमें पूरी पेमेंट करने के लिए तैयार है कैश में। तो 9,000 में से 10% 900 काट के 8,100 रुपीज आपको मिलता है। तो उस केस में आपकी एंट्री क्या होती है? भाई कैश आपके पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब आप देखो कि कैश में आपके पास कितना अमाउंट आता है? 8,100, डिस्काउंट में कितना जाता है? 900, और सेल आपके पास कितने की हो गई? 9,000 रुपीज की सेल। तो देखो इस सिचुएशन में आप अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो उस केस में केवल ये देखोगे कि कैश पर कितने का इफेक्ट पड़ रहा है। आपका कैश 8,100 से डेबिट हो रहा है। तो अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे तो कैश के डेबिट साइड में 8,100 लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट सेल का नाम लिखकर। अब आप देखो कि सेल में बेशक से 9,000 है, लेकिन कैश पे कितने का इफेक्ट है? 8,100। एक्चुअल में ये दो अलग अलग एंट्री है। एक एंट्री तो है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 8,100, और एक एंट्री है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल 900। तो आप देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में आप इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, केवल आप इस अमाउंट की रिकॉर्डिंग करेंगे जिससे आपका कैश इफेक्टेड हो। ठीक है, अगर ये डबल कॉलम कैश बुक होती जो आगे जाकर करेंगे, जिसमें अगर हमने डिस्काउंट का कॉलम मेंटेन किया हुआ है, तो आप इसको कैश और डिस्काउंट दोनों कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, वो बात की बात है। फिलहाल अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो डिस्काउंट के अमाउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल कैश जितने से इफेक्टेड हो रहा है दैट विल बी रिकॉर्डेड। केवल कैश के ऊपर पड़ने वाले इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा। लाइक इसका जो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है वो कुछ इसी प्रकार का है। देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 ऑफ मिस्टर विकास ओबराय फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन। आपको एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है, तो फॉर्मेट तो वही होगा आपके पास, कैश बुक ऊपर लिख के डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। फॉर्मेट आपके सामने बन। ठीक, आपको सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। देखो पहला ट्रांजेक्शन आपको कह रहा है कि बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ 250।
भाई पिछले मंथ का, लास्ट मंथ का आपका 2,50,000 रुपीज का बैलेंस था। प्रीवियस मंथ में आपका 250 का बैलेंस है जो इस मंथ में आपने कैरी फॉरवर्ड किया। कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो 2017 1 अप्रैल यहां पे लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का आपके पास टोटल बैलेंस कितने का है? 250 का। कैश का बैलेंस कितने का है? 250। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि भाई डिपॉजिट इनटू बैंक ₹75,000। आपने बैंक में 75,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए। देखो बैंक में अगर हम 75,000 रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? बैंक और कैश पे। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप देखो कि हमने यहाँ पे बैंक कॉलम तो मेंटेन नहीं किया, हम तो केवल कैश बुक बना रहे। एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आपके इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 2017 2 अप्रैल अपोजिट अकाउंट का नाम क्या है? बैंक। तो यहां पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट? 75,000। कितना अमाउंट? 75,000। फिर आगे कह रहे हैं कि गुड्स परचेज फॉर ₹40,000 कैश में खरीदी गई है। क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई कैश जा रहा है, गुड्स आ रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा? बाय परचेज अकाउंट। कितने की परचेज आपने की है? 40,000 रुपीज की परचेज आपने की है। 40,000। इसके बाद 6 अप्रैल को अगला ट्रांजेक्शन कहता है परचेज गुड फ्रॉम रमेश ₹30,000। भाई हमने रमेश से 30,000 रुपए की गुड्स परचेज की। देखो रमेश एक पार्टी का नाम दिया हुआ है और कहीं पर भी कैश वर्ड नहीं है। आपको पहले भी कई बार बता चुका कि जब किसी ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नेम गिवन होता है बट कैश वर्ड इज नॉट गिवन, इट इज अज्यूम दैट द ट्रांजेक्शन इज इन क्रेडिट। वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट उधार में। तो आपने रमेश से गुड्स परचेज किए, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। इस ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी कैश पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश। भाई आपने 25,000 रुपीज का फर्नीचर कैश में खरीदा। अगर आप फर्नीचर को कैश में खरीदते हैं तो आपके बिजनेस में फर्नीचर और कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है। फर्नीचर आपके पास आ रहा है डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर। बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर आपने परचेज किया है? 25,000, 25,000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि लोन गिवन टू चरण दास 20,000। भाई चरण दास किसी बंदे का नाम है। हमने उस पार्टी को 20,000 रुपीज का लोन दिया है। हमने लोन दिया है। अगर हम उसको पैसा देते तो लोन देते तो हमारे पास से कैश जाएगा। कैश जब जा रहा है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। लोन आज की डेट में हम दे रहे हैं तो हमारे लिए एक प्रकार की एसेट्स का काम करेगा, और एसेट जब बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो आपकी एंट्री बनेगी लोन टू चरणदास अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में बाय लोन टू चरणदास। भाई हमने चरणदास को लोन दिया है, कितने का? 28,500। 28,500। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि भाई पेड टू रमेश। बेटा सॉरी 20,000 है, ये अमाउंट है 20,000, 20 का लोन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि पेड टू रमेश 28,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,500। भाई रमेश कोई पार्टी थी जो हमारे पैसा मांगती थी। हमने रमेश नाम की पार्टी को पेमेंट की और उस पार्टी से 1,500 रुपीज का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। अब आप देखो कि पेमेंट करते समय आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो इट इज कॉल्ड ए कैश डिस्काउंट। किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रमेश, कैश और डिस्काउंट।
एक बार एंट्री लिखते हैं, रमेश एक रिसीवर है, क्या करोगे, डेबिट, रमेश डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके पास है 1500, कैश पे इफेक्ट है 28,500, रमेश पे इफेक्ट है 30,000। अब मैंने अभी आपको समझाया कि जब हमारे पास डिस्काउंट आता है तो केवल ये देखो कि कैश पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आगे जाकर ये डबल कॉलम कैश बुक होती जिसमें डिस्काउंट कॉलम भी होता, आगे बनवाएंगे, तब तो आप कैश और डिस्काउंट दोनों कॉलम में रिकॉर्ड कर देते। लेकिन फिलहाल आपने सिंगल कॉलम कैश बुक बना रखी है, तो जिसमें केवल ये देखा जाएगा कि कैश पर कितने का इफेक्ट पड़ रहा है। इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग कैश क्रेडिट हो रहा है 28,500 से, तो आप इसको कैश बुक की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखकर 12th of अप्रैल बाय रमेश। रमेश पे तो 30,000 का इफेक्ट है, लेकिन कैश इज इफेक्टिंग जस्ट 28,500, तो यहां लिखा जाएगा 28,500। इसके बाद अगला पॉइंट कहते हैं इशूड चेक टू ए क्रेडिटर ₹40,000। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे आपने क्रेडिट में उधार में गुड्स खरीदी। आपने किसी पार्टी से उधार में गुड्स खरीदी होगी, वो पार्टी आपके पैसे मांगती है, आपने उस पार्टी को 40,000 रुपीज का चेक इशू किया, यानी कि यू आर मेकिंग द पेमेंट थ्रू द चेक। क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिटर एक रिसीवर है, डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट, एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आप देखो इस ट्रांजेक्शन में कहीं पर भी कैश पे इफेक्ट नहीं है, तो आप इसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। आपको केवल वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं जिससे कैश इफेक्टेड हो। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कहते हैं सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश ₹36,000। भाई ये कह रहा है कि विष्णु नाम की पार्टी को हमने 36,000 रुपीज की गुड्स कैश में सेल आउट की। विष्णु कोई पार्टी है जो हमारे जिसको हम 36,000 की गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, और वो भी कैसे, कैश में। तो देखो जब मैंने आपको बताया था कि कोई बंदा हमारे पास आता है, पैसा देता है, गुड्स लेता है, तो उस बंदे से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। हमारे बिजनेस में दो चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है, गुड्स और कैश। कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट, गुड्स हमारे पास से जा रही है, क्रेडिट बेचने के लिए सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो यहाँ पे 15 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो बेटा 15 को कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट कितने की सेल की जा रही है, 36,000। देखो इसके बाद 16 अप्रैल, इसमें कहता है कि कैश सेल ऑफ ₹120 ऑफ विच बैंक ऑन 20th अप्रैल ₹1। ध्यान से समझो ट्रांजेक्शन क्या कहता है। देखो बेटा ये कह रहा है कि 16 अप्रैल को आपने 120 की कैश सेल की, 1,20,000 रुपीज की गुड्स आपने कैश में सेल की, जिसमें से 1 लाख रुपीज आपने बैंक्ड किए। बैंक्ड का मतलब मैंने बताया था बैंक में डिपॉजिट कराना। आपने उसमें से 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करवाए, लेकिन 20th अप्रैल को। भाई सेल तो की थी आपने 16th अप्रैल को, और बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया 20th अप्रैल को। तो ये दो ट्रांजेक्शन दो अलग अलग डेट के ऊपर है, तो आप इनको सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो ये कहता है कि कैश सेल ₹120। भाई सबसे पहले आपने कैश में 120 की गुड्स सेल आउट की, 1,20,000 की गुड्स आप कैश में सेल कर रहे हो, कैश और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश आपके पास आ रहा है, डेबिट, गुड्स आपके पास से जा रही है, क्रेडिट बेचने के लिए सेल। तो फर्स्ट एंट्री तो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 16 अप्रैल को कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 120, ठीक। फिर ये कह रहा है कि 20th अप्रैल को इसमें से 1 लाख रुपया आपने बैंक कर दिए, यानी कि बैंक में डिपॉजिट करवा दिए 20th अप्रैल को। लेकिन आगे चेक कर लो कि 20th अप्रैल की कोई अदर ट्रांजेक्शन तो नहीं है, 20 से पहले नहीं, सीधा ट्रांजेक्शन 22 को है, तो पहले ये 20 वाला ट्रांजेक्शन लिखो। 20th अप्रैल को आपने 1 लाख रुपीस बैंक में डिपॉजिट करवाए, किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक और कैश पर। बैंक एक रिसीवर है डेबिट,
कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 20 अप्रैल को कैश पे देखो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में यहां पे लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट। 1 लाख रुपीस आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, ठीक। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन दिया हुआ है 22 को। देखो 22 को कह रहे हैं कि रिसीव फ्रॉम गंगाराम 19,600 एंड डिस्काउंट अलाउड 400। गंगाराम से 19,600 रुपीस तो रिसीव किए गए और उस पार्टी को 400 रुपीस का हमने क्या अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड किया। तो देखो गंगाराम से 19,600 रुपीस रिसीव कर रहे हो, कैश आ रहा है डेबिट, 400 का डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो जो कि आपके लिए खर्च है, उसको भी करोगे डेबिट। गंगाराम पेमेंट कर रहा है क्रेडिट। आपकी एंट्री क्या बनेगी भाई, आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू गंगाराम, ये एंट्री बनेगी। कैश आपके पास डेबिट हो रहा है 19,600, डिस्काउंट है 400 और गंगाराम इज ए गिवर ऑफ 20,000। आप तो ये देखो कि कैश पर क्या इफेक्ट है भाई, कैश आपका डेबिट हो रहा है 19,600 से, तो आप तो कैश के डेबिट साइड में अपोजिट अकाउंट किसका, गंगाराम का, तो टू गंगाराम। कैश कितने से डेबिट हो रहे हैं, 19,600 से, ठीक। विड्रॉवन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से कैश निकाला गया, क्या इसको ड्राइंग बोले, नहीं बेटा। कई बार विड्रॉवल वर्ड आते ही हमारे माइंड में आता है कि पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया, जबकि मैं आपको समझा चुका हूं जैसे ऑफिस में भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो उसको यही कहेंगे विड्रॉवल फ्रॉम बैंक। जब तक पर्सनल यूज नहीं कहा जाए तब तक आप उसको ड्राइंग नहीं मानेंगे। तो ये कह रहे हैं विड्रॉवल फ्रॉम बैंक 25,000, बैंक से 25,000 रुपए निकाले जा रहे हैं। अगर आप बैंक से 25,000 विड्रॉ करते हो तो कैश और बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश आपके पास आ रहा है डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस एंट्री के अकॉर्डिंग कैश आपके पास डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा विड्रॉ किया जा रहा है, 25,000, कितना, 25। इसके बाद बेटा आगे 25 अप्रैल को ये कह रहे हैं परचेज पोस्टल स्टैम्प। भाई ये जो स्टैम्प वगैरह होती है इनको परचेज किया गया 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज की पोस्टल स्टैम्प खरीदी गई, जिसको मैंने बताया था कि पोस्टेज के नाम से दिखाया जाता है, पोस्टेज एंड स्टैम्प नाम से इस खर्चे को दिखाया जाता है। तो पोस्टल स्टैम्प खरीदी गई, पोस्टेज एंड स्टैम्प एक्सपेंस है डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट। तो पोस्टेज एंड स्टैम्प पूरा वर्ड आता है पोस्टेज एंड स्टैम्प, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प कितने की परचेज की जा रही है, 1,000 रुपीज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है सैलरी पेड टू अकाउंटेंट रुपीज 12,000। भाई जो भी हमारी फर्म का अकाउंटेंट था उसको हमने 12,000 रुपीज सैलरी के पे की, ठीक है। हम पेमेंट कर रहे हैं अकाउंटेंट को, लेकिन हमें अकाउंटेंट से कोई मतलब नहीं, व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, भाई उसने हमारे लिए काम किया, उसके बदले में हम अपने बिजनेस में उसको क्या पे कर रहे हैं, सैलरी। तो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को करोगे क्रेडिट, सैलरी टू कैश। कौन सी डेट है, 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को क्या लिखोगे, बाय सैलरी। कितने की सैलरी पे की जा रही है, 12,000। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट 12,000, ठीक। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन कहता है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। भाई फर्नीचर की रिपेयर के 1,500 रुपए हमने पे। देखो रिपेयर के हम 1,500 रुपीज पे कर रहे हैं, रिपेयर हमारे लिए एक्सपेंस है जिसको क्या करोगे, डेबिट। फर्नीचर से कोई मतलब नहीं, भाई बिजनेस में फर्नीचर रखा हुआ था, आपने उसकी रिपेयर करवाई, तो रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस है, रिपेयर एक्सपेंस को क्या करोगे, डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। तो एंट्री होगी रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 29 अप्रैल को बाय रिपेयर अकाउंट। कितने की रिपेयर करवाई जा रही है बेटा, 15 है, ठीक है।
सारे ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड कर लिए। अब आप करो इनको बैलेंस। बेटा टोटल कर लेना, जैसे इस साइड का टोटल करोगे तो 4,50,600 का टोटल आ रहा है, और उस साइड का जब टोटल करोगे तो वो टोटल आपके पास आ रहा होगा 3,53,000। कितना टोटल आ रहा है? 3,53,000 करके देख लेना। इस अमाउंट में से जब आप इस अमाउंट को लेस करेंगे तो 1,47,600 रुपीज का डिफरेंस बचा। डेबिट साइड 1,47,600 रुपीज ज्यादा है, तो ये जब डेबिट साइड ज्यादा होती है तो वो बैलेंस क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अप्रैल की लास्ट डेट को 30 अप्रैल को यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैरी डाउन का मतलब होता है आगे ले जाना, ठीक है। 1,47,600 का डिफरेंस है, टोटल कर दो 4,50,600। अब इस साइड का टोटल भी कितना आएगा? 4,50,600। ठीक है बेटा, दिस इज योर सिंगल कॉलम कैश बुक। ये आपके पास आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक हो, ठीक है बेटा। तो देखिए डियर, आज आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट कल करवा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।